एपिसोड 4 की ओपनिंग होती है माकी से, जो कि सालों बाद अपने क्लैन के मेन हाउस जा पहुंचती है टू रिट्रीव द कर्स्ड टूल्स हर क्लैन स्टोर इन गोजो's एब्सेंस। उसका सामना सबसे पहले नाया से होता है, जो तुरंत उसे पहचान लेता है। माकी को ये देख के हैरानगी होती है कि नाया उसे उसके चेहरे से पहचानता है, ना कि उसकी बैक साइड से। सिंस ही इज अ मिसोजिनिस्ट, जो कि लड़कियों को सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, तो वो उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है और ये सजेस्ट करता है कि वो यूटा और मैगमी के साइड में कायम रहे, क्योंकि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं। वो उसे ये भी याद दिलाता है कि ना ही उसके पास कोई कर्स एनर्जी है और अब तो उसकी शक्ल भी नहीं बची क्योंकि वो जल गई थी। तो इसलिए वो उसे ये भी याद दिलाता है कि अब वो किसी काम की नहीं है। इसके साथ साथ ही वो उसे याद दिलाता है कि कैसे वो उसे बचपन में बुली किया करता था। इससे पहले वो उसे दोबारा बुली करे माकी आगे को बढ़ जाती है और उसकी बातों से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपना कर्स ब्लेड हाथ में थामे कर्स टूल्स के हॉल की ओर बढ़ती है, जहाँ एक औरत उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर माकी उसकी एक नहीं सुनती। इससे पहले औरत की शक्ल दिखे सीन्स पास्ट की एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें माकी मेगुमी से बात करते दिखाई देती है। वो उसे साफ साफ बताती है कि क्लैन का लीडर नाओगिता ज़ेनिन लास्ट टाइम उसी के साथ था शिबुया इंसिडेंट में, और उसकी यही इच्छा थी कि क्लैन का नेक्स्ट लीडर मेगुमी बने और उसके तमाम टूल्स और ट्रेजर्स मेगुमी ही पोजेस करे। मेगुमी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता और वो माकी को परमिशन दे देता है टू बिकम द नेक्स्ट क्लैन लीडर, सिंस माकी और उसकी जुड़वा बहन माई की एक ही इच्छा थी क्लैन को लीड करना। माकी क्रिटिकल थिंकिंग करते दिखाई देती है। उसका मानना है कि वो भी क्लैन को लीड नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ माई हु आल्सो वांट्स टू लीड द क्लैन। सीन्स वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि माकी को और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ ही रोक रही है हॉल में जाने से। उसकी माँ क्लैन में रहते हुए एक काम वाली नौकरानी बन कर रह गई है, ये उसके लिबास से ही जाहिर होता है। दूसरी तरफ हमें माकी के अंकल्स नाया और जिनीची दिखाए जाते हैं, जो कि क्लैन के फ्यूचर की बातें करते दिखाई देते हैं। जिनीची ये मानता है कि अगर मेगुमी को क्लैन का लीडर बना दें तो वो जापान की 3 मेन क्लैन्स में अपना स्टेटस ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि मेगुमी के उन क्लैन लीडर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इन मेन फैमिलीज में ज़ेनिन क्लैन, गोजो क्लैन एंड कामो क्लैन है। गोजो तो जैसे मेगुमी का दूसरा पिता था, और कामो क्लैन की बात की जाए तो उसका नेक्स्ट लीडर अपने बाप के बाद चोसो खुद है, व्हिच एक्सप्लेन्स कि कैसे मेन क्लैन्स मेगुमी को लीडर बनता देखकर ज़ेनिन क्लैन को फौरन से अपना इक्वल एक्सेप्ट कर लेंगे। नाया एकदम से चौंक जाता है ये सुनकर, क्योंकि उसे लगता था सब उसके नेक्स्ट लीडर बनने के फेवर में है। जिनीची फौरन से अपनी स्टेटमेंट चेंज करता है, ये बोलते हुए कि सिंस जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स ने ये लॉ पास किया है कि अगर कोई गोजो को उसकी सीयू से आजाद करने की कोशिश करे तो वो जुजुत्सु वर्ल्ड का गद्दार माना जाएगा। लिहाजा जिनीची प्रपोज करता है कि क्यों ना एक तीर से 3 शिकार करें और मेगुमी, माकी और माई को गद्दार एक्यूज करके उनका कत्ल कर दें, ताकि वो जुजुत्सु हेडक्वार्टर का फेवर गेन कर सकें। और वैसे भी ये बात सच है कि वो गोजो को आजाद करने के चक्रों में है, जो कि इस वक्त जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स में एक क्राइम समझा जाता है। दूसरी तरफ माकी फाइनली हॉल में पहुंचती है, जहां उसके पिता ओगी ज़ेनिन पहले से ही उसके इंतजार में खड़े होते हैं। माकी एकदम शॉक में चली जाती है टू सी माई बीटन अप ऑन द ग्राउंड इन ओगीज फीट। जी हाँ, ओगी को अपनी बेटियों से इतनी नफरत है कि वो उनका कत्ल करने तक वो तैयार है, क्योंकि ज़ेनिन क्लैन बेटों को तरजीह देता है, बेटियों को नहीं। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई माकी एंड माई रैन अवे एजेस अगो। माकी उसे अपने ब्लेड से मारने आती है, मगर वो उसको अपने ब्लेड से पहले ही जख्मी करता है। और यहाँ बहुत ही बुरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ माकी और माई दोनों ही मौत का सामना करते हुए दिखाई देती हैं। ओगी माकी और माई दोनों को घसीटते हुए डंजन की तरफ ले जाता है, और इवन तो उसकी दोनों बेटियां मौत के कुएं में हैं, वो उन्हें बातें सुनाता है कि कैसे उनकी वजह से वो क्लैन का नेक्स्ट लीडर नहीं बन सका और उसका भाई नाओगिता उसकी जगह ले गया, क्योंकि उसने बेटों को जन्म दिया हुआ था। वो अपने फेलियर्स का सारा इल्जाम अपनी बेटियों पे डालता है। वो उन्हें फाइनली डंजन में फेंकता है, जहाँ उसने लो ग्रेड कर्सेस को कैद कर रखा है। उसे लगता है कि दोनों बेटियों को भूखे कर्सेस खा जाएंगे। इससे पहले कर्सेस उन पर हमला करें, माई होश पकड़ती है और माकी को इस हालत में देखकर रोती है। वो उसे अपनी गोद में रखती है और अपनी सीक्रेट कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करती है। वो अपने आप को और माकी को उसकी सबकॉन्शियस में ले जाती है, जहाँ दोनों बहनें एक बीच पर सही सलामत दिखाई देती हैं। वो माकी से शेयर करती है कि उसकी कर्स टेक्निक कुछ खास नहीं, इसलिए उसने आज से पहले किसी को बताया नहीं, ताकि उसकी बेइज्जती न हो। अब वो माकी को चार्ज देती है और बोलती है, बहन जो करना है अब आगे तुमने ही करना है, क्योंकि मैं आगे ही वुंडेड थी और कर्स टेक्निक इस्तेमाल करने से मेरी मौत के चांसेस मजीद बढ़ गए हैं। वो वहाँ से जाने लगती है, मगर माकी उसको रुकने का बोलती है। माई थोड़े समय के लिए रुककर उसे बोलती है कि ज़ेनिन क्लैन में ट्विंस को वैसे भी बैड लक समझते हैं, जबकि बाकी की दुनिया ट्विंस को एक ही समझती है। इसलिए वो एडवाइस करती है कि माकी उसके हिस्से की लड़ाई करे और पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दे। वो उसके हाथ में एक वीट का ग्रेन देकर गायब हो जाती है। उसकी कर्स्ड एनर्जी से माकी वापस जिंदा हो जाती है, मगर माई को मरा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके सामने सारे लो ग्रेड कर्सेस भी आ चुके होते हैं। वो माई और अपना ब्लेड हाथ में लेकर कर्सेस को एक्सरसाइज करने के लिए आगे बढ़ती है। उसके पिता को अचानक से फीलिंग आती है कि सारे कर्सेस को किसी ने एक्सरसाइज कर दिया है, यानी खत्म कर दिया है। तो वो फौरन से अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करता है, ये बोलते हुए कि जोन सी भी बेटी ने ये किया है वो उसकी हड्डियों तक को तोड़ डालेगा। इससे पहले वो कुछ करे, माकी उसके सर के ऊपर वाला हिस्सा अपने ब्लेड से काट देती है, जिससे उसकी इंस्टेंट मौत हो जाती है। इसके बाद माकी क्लैन के मेन हाउस की तरफ चल देती है और उसके माइंड में एक ही आवाज होती है, और वो होती है माई की, जो उसे बोल रही होती है पूरे क्लैन को तबाह कर दो। अचानक से क्लैन की आर्मी सबको माकी के बारे में अलर्ट करती है, जिसमें क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर्स और क्लैन की आर्मी का कैप्टन सामने आता है। नरेशन में ये बताया जाता है कि क्लैन का हर बच्चा उनकी पर्सनल आर्मी में सर्व करता है, यानी कि पूरा क्लैन माकी के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। माकी यहाँ ओरा फार्म करते हुए पूरी आर्मी से लड़ती है अकेले में। शी शोज नो मर्सी, और जो भी उसके सामने आता है वो उसको अपने ब्लेड के साथ काट कर रख देती है।
वो एक टाइम पर 10-10 लड़कों को मार गिराती है। इन द एंड माकी हॉल में अकेले खड़ी होती है और उसके पीछे पूरी आर्मी मरी पड़ी होती है। तो जी हाँ, ये वही सीन है जिसका एनिमे फैंस को बहुत बेसब्री से इंतजार था। अब पूरा हॉल नौजवानों के खून से भर जाता है। अब कैप्टन आगे आता है अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री ऑफ ज़ेनिन क्लैन कॉल्ड द हाई। इनमें जिनीची और 2 और स्ट्रॉन्ग एल्डर्स हैं माकी के। वो अपनी नित नई कर्स टेक्निक से माकी पर हमला बोलते हैं, मगर माकी जुनून में सबको मार जाती है। वो उनकी कर्स एनर्जी के अगेंस्ट एक्ट करती है, इवन तो उसके पास अपनी कोई कर्स एनर्जी नहीं। उसकी रॉ स्ट्रेंथ देखते ही सब उसको टोजी से कंपेयर करते हैं और उसका खौफ खाते हैं, मगर तब तक वो सबको मार गिराती है। वो जिनीची का भी सर कलम कर देती है और उसे समुद्र में फेंकती है। अब हाई का लीडर नाया उसका सामना करते हुए आता है। उसके पिता नाओबिता वाली कर्स टेक्निक है जिसके जरिए वो आगे होने वाले सीन की 24 फ्रेम्स पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। वो इसकी मदद से माकी का मूव प्रिडिक्ट करता है और उसे मारने के लिए फुल स्पीड से आगे आता है, मगर माकी नाओबिता को शिबुया इंसिडेंट में लड़ता देखकर उसकी टेक्निक से अच्छे से पहले से ही वाकिफ हो चुकी थी, इसीलिए वो नाया का मूव इन एडवांस प्रिडिक्ट करती है और जो ही वो उसको मारने के लिए उसके पास पहुंचता है वो उसे इतने जोर से मुक्का मारती है कि उसका पूरा जबड़ा टूट जाता है। अब माकी मेन हाउस में वापस जाती है जहाँ वो अपनी माँ को ढूंढ कर उसका कत्ल भी करती है ताकि क्लैन का एक भी बंदा पीछे न बचे। दूसरी तरफ नाया मेन हाउस में रेंगता हुआ वापस आता है जो कि माकी को गालियां देते हुए दिखाई देता है। माकी की मां मरने से पहले नाया की कमर में अपना खंजर खोद देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। एपिसोड के एंड में माकी माइक की बॉडी उठाकर उसके स्कूल ले जाती है और उसकी सहेली को सौंप देती है जो कि माइक को मरा देखकर बोर होती है। एंड में स्क्रीन पर न्यूज शो होती है कि पूरा ज़ेनिन क्लैन सस्पिशियसली मारा गया है। पुलिस कातिल की तफ्तीश कर रही है। गोजो क्लैन और कामो क्लैन ने जुजुत्सु हेडक्वार्टर में अपील की है टू आउटकास्ट ज़ेनिन क्लैन फ्रॉम द मेन 3 फैमिली। उनकी ये अपील जुजुत्सु हेडक्वार्टर ने एक्सेप्ट कर ली है, यानी कि ज़ेनिन क्लैन डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। एपिसोड 5 की शुरुआत जुजुत्सु टेक के प्रिंसिपल मासामिची यागा और उसके बनाए हुए कर्स्ड कोर्प्स यानी पैंडा से होती है। सीन्स पास्ट के होते हैं जिनमें क्योटो हाई के प्रिंसिपल यागा को वार्न करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि मासामिची की कर्स टेक्निक से वो अपने लिए एक आर्मी खड़ी कर सकता है, सिंस वो अपनी कर्स टेक्निक से किसी भी ऑब्जेक्ट या कोर्प्स में जान डाल सकता है। और उससे भी बढ़कर हैरानगी की ये बात है कि यूजुअली कर्स्ड कोर्प्सेस अपने सोर्सरर की पावर से चलती है, मगर यागा अगर एक मर्तबा किसी डॉल या ऑब्जेक्ट को जिंदा कर दे तो वो उसके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली के बजाय खुद ब खुद ही फंक्शन करती है और एक सेपरेट ऑटोनॉमस एंटिटी बन जाती है, जैसे कि पैंडा। इसे इंसानों की तरह बोलता देख हमेशा सब कंफ्यूज ही रहते हैं। अब क्योटो के प्रिंसिपल का मानना है कि यागा की टेक्निक जुजुत्सु वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट बन सकती है, इसलिए उसे पकड़ पकड़ जेल में डाल देना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग हिज टेक्निक एंड गिविंग हिम द टाइटल ऑफ अ स्पेशल ग्रेड सोर्सरर। इसके बाद यागा अपना घर विजिट करता है जहाँ उसका बनाया हुआ एक और कर्स्ड ऑब्जेक्ट उससे बातें करता है। उसका नाम ताकेरू है और वो यागा को उसके फर्स्ट नेम से पुकारता है, यानी मासामिची कहकर पुकारता है। यागा उसे बताता है कि वो वापस जुजुत्सु टेक काम के सिलसिले से लौट रहा है और उसे वापस आने में टाइम लगेगा। आने से पहले वो ताकेरू को प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसकी माँ से मिलवाएगा। उसके निकलने से पहले ताकेरू और बाकी कर्स्ड डॉल्स उसको उदासी के साथ अलविदा बोलती हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ हमें पैंडा और कुसाकाबी दिखाई देते हैं। कुसाकाबी पैंडा को बोलता है कि वो सिर्फ इसलिए उसकी मदद कर रहा है क्योंकि वो यागा को बचाना चाहता है एंड सिंस ही ओज यागा अ फेवर ही वांट्स टू हेल्प पैंडा सो ही कैन रेस्क्यू यागा। सीन्स वापस माजी की ओर लौटते हैं जहाँ यागा ताकेरू को गार्डन में लेकर जाता है जहाँ वो एक आदमी और व्हील चेयर पर बैठी एक औरत को वेलकम करता है। वो उन्हें एडवांस में वार्न करता है कि वो जिस ताकेरू को पेश करने जा रहा है वो उनका छोटा बेटा ताकेरू नहीं है जो कि रियल लाइफ में मर चुका है, क्योंकि वो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर उसने ताकेरू की सोल इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनैलिटी डाली हुई है। इसके बावजूद ताकेरू की माँ उसे देखकर अपनी व्हील चेयर से उठकर उसकी ओर भागने की कोशिश करती है मगर गिर जाती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आते हैं और हमें यागा दिखाया जाता है ऑन द रन आफ्टर हेडक्वार्टर्स ने उसे मौत की सजा सुना दी थी फॉर थिंकिंग दैट ही कोऑपरेटेड द शिबुया इंसिडेंट। रास्ते में उसे क्योटो हाई के प्रिंसिपल जिनका नाम योशिनोबु गाकुगाजी है गली में घेर लेते हैं। वो उसे फोर्स करते हैं कि वो अपनी सीक्रेट टेक्निक रिवील करे जिसके जरिए वो डॉल्स में जान डालकर उन्हें ऑटोनॉमस बना देता है। ऑटोनॉमस मींस खुद ब खुद चलने वाला जीन। उसके बाद गाकुगाजी अपनी कर्स टेक्निक साउंड एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हुए अपनी गिटार की आवाज को कर्स्ड वेव्स में तब्दील करके यागा की ओर एमिट करता है, जिनसे यागा की छाती पर बहुत गहरे घाव बन जाते हैं और वो मौत का सामना करते हुए दिखाई देता है। जब वो रोड के किनारे मर रहा होता है वो रिवील करता है कि सबसे पहले वो किसी भी बॉडी की इन्फॉर्मेशन को सोल इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है, जिसके बाद वो उसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट की कोर में प्लेस करता है। वो अगला मेन राज फाश करता है ये बताते हुए कि ये सब काफी नहीं बल्कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ऑटोनॉमस बनाने के लिए वो एक ऑब्जेक्ट में 3 कंपैटिबल सोल्स डालता है, यानी कि ऐसी सोल्स जो एक दूसरे से मिलती हो और उनकी अच्छी बॉन्डिंग बनती हो। वो अपनी कर्स टेक्निक से मेक श्योर करता है कि वो सोल्स हर टाइम एक दूसरे को ऑब्जर्व करती रहे, जिसकी बदौलत ऑब्जेक्ट्स में फाइनली सेल्फ अवेयरनेस पैदा होती है और वो ऑटोनॉमस बन जाते हैं। ये सुनकर गाकुगाजी शॉक हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर पैंडा एंट्री मारता है जो कि यागा का बनाया हुआ कर्स ऑब्जेक्ट है। वो गाकुगाजी पर हमला नहीं करता क्योंकि ये उसकी नेचर में नहीं है। वो उल्टा यागा को अपनी बाहों में थामे रोना शुरू कर देता है। सीन्स फाइनली हमारे लीड्स यूजी एंड मेगुमी की तरफ शिफ्ट होते हैं। उन्हें टेंगन
की बताई हुई बातें याद आती हैं, जो कि उन्हें हाकारी के सीक्रेट फाइट क्लब की लोकेशन बताता है और सावधान रहने के लिए बोलता है, क्योंकि हाकारी के फाइट क्लब में काफी कर्स्ड यूजर्स मौजूद हैं। मेगुमी को टेंगन से पता चलता है कि हाकारी सॉर्सरर्स की लड़ाई करवाता है इन फ्रंट ऑफ नॉन सॉर्सरर्स टू मेक मनी, जो कि जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के सीक्रेसी आर्टिकल्स को वायलेट करता है। अब मेगुमी और यूजी फाइनली फाइट क्लब की बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं। मेगुमी यूजी को कपड़े चेंज करने का बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हाकारी को पता चला कि ये जुजुत्सु हाई से हैं तो वो भाग निकलेगा। यूजी मजाक में पूछता है कि वो लोग भला कब जुजुत्सु वालों के साथ हैं, सिंस वो गोजो को सपोर्ट करते हैं। मेगुमी बोलता है कि भाई हम ग्रे जोन में हैं और ऐसा सिर्फ हाकारी को लगता है बुद्धू, हम एक्चुअली जुजुत्सु वालों की तरफ से नहीं हैं। अब गैराज में हाकारी के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोकते हैं। मेगुमी अचानक से बड़े बड़े झूठ बोलकर गार्ड्स को कन्विंस करता है कि हम यहाँ फाइट क्लब में पार्टिसिपेट करने आए हैं। गार्ड्स फाइट क्लब मूवी की रेफरेंस देते हुए बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, फाइट क्लब का पहला रूल है दैट यू डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब। मेगुमी झट से बोलता है कि उसने उस बंदे को कत्ल कर दिया था जिसके मुंह से इस फाइट क्लब का गलती से जिक्र निकला। गार्ड्स अचानक से बुद्धू बन जाते हैं, क्योंकि हाल ही में उनका एक फाइटर गायब हुआ था। मेगुमी यूजी का नाम दर्ज करवाता है एज अ फाइटर सिंस ही थिंक्स ही इज बेटर देन हिम। साथ ही गार्ड्स को हाकारी की कॉल आती है, जो सिर्फ यूजी को अंदर आने की परमिशन देता है। मेगुमी फिर भी उसके साथ आगे बढ़ता है। रास्ते में वो अपने प्लान की सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। मेगुमी बाहर रहकर पार्किंग लॉट में छानबीन करेगा, जबकि यूजी पूरी बिल्डिंग में झांकातांकी करेगा और हाकारी से मिलने की कोशिश करेगा। मेगुमी यूजी को झूठ बोलने का कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उनकी असलियत सबको पता चल गई तो उनके हाकारी के मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे और फिलहाल ये बहुत जरूरी है कि वो हाकारी को ढूंढकर उसे अपने साथ कलिंग गेम में शामिल करें, क्योंकि यूटा ने साफ साफ बोल दिया है कि हाकारी उससे भी ज्यादा ताकतवर है। कलिंग गेम को भी सिर्फ 9 दिन रह गए हैं, अगर उन्होंने इन दिनों में पार्टिसिपेट ना किया तो वो लोग मारे जाएंगे। अब यूजी फाइनली अंदर पहुंचा है, जहाँ वो गार्ड से चपड़ी चुपड़ी बातें करके हाकारी की जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। गार्ड उसे सबसे पहले 2 मेन रूल्स बताता है। रूल नंबर 1 इज दैट यूजी इज नॉट अलाउड टू रन अवे। उसे वही फाइट करेगा जहाँ ऑडियंस उसे देख सके, और दूसरा रूल ये है कि वो अपनी कर्स टेक्निक्स नहीं यूज कर सकता। बुद्धू यूजी को लगता है कि ये रूल सेफ्टी के लिए बनाया गया है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि उसे कोई मसला नहीं है अगर वो टेक्निक्स यूज कर भी लेगा। गार्ड उसी वक्त उसे याद दिलाता है कि उनकी ऑडियंस नॉन सॉर्सरर्स है, व्हिच मींस वो उनकी कर्स टेक्निक्स को नहीं देख सकते। अगर वो होने वाली फाइट देख ही नहीं सकते तो वो इंटरेस्ट कैसे देंगे, और अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं देंगे तो वो कैसे पैसा निछावर करेंगे। आगे बढ़ते हुए वो यूजी को फाइनली बताता है कि हाकारी से तब ही मिला जा सकता है जब आप उसको इम्प्रेस कर जाओ और वो आपके लिए फेक फाइट्स प्लान करे। यानी कि हाकारी पैसों के चक्करों में मैच फिक्सिंग भी करवाता है और उन मैचेस को एंटरटेनिंग बनाने के लिए वो मैचेस की स्क्रिप्ट खुद लिखता है। यूजी जल्द ही रिंग में उतरता है अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए, ये सोचकर कि आज तो उसे हाकारी को इम्प्रेस करना ही है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं अपना पैंडा ही है। पैंडा भी उसे देखकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें हाकारी दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड किरारा के साथ मॉनिटर रूम में बैठा होता है। उसे पैंडा के पास मैचेस से यकीन हो गया है कि पैंडा को हराना आसान काम नहीं, मगर उसकी बात गलत निकलती है जब पैंडा यूजी के साथ इशारों में हारने का प्लान बना लेता है। वो यूजी बहुत ही बेकार किस्म की फेक फाइट करते हैं एंड शैडो बॉक्सिंग करते हैं। यूजी छलांगे लगाकर हर स्टोरी पर जाके ऑडियंस के सामने फाइट करता है, जिससे क्राउड बहुत ही एंटरटेन होती है और चीयर करती है। इन द एंड पैंडा खुद नीचे गिर जाता है और हार खा लेता है, जिससे हाकारी इंप्रेस होकर यूजी को अपने पास बुलवाने का अंदेशा अपने गार्ड को देता है। किरारा उसे पूछती है कि वो भला कैसे किसी से भी मिलने को तैयार हो गया है। वो उसे बोलता है तुम मेरी सिक्योरिटी जो मौजूद हो तो मुझे कैसा डर। वो किरारा को भेजता है टू रिसीव यूजी। दूसरी तरफ पैंडा पार्किंग लॉट में मेगुमी को मिलता है और बताता है कि कैसे वो इस फाइट क्लब में फंस गया था इन ऑर्डर टू अप्रोच हाकारी। वो बताता है कि हाकारी मॉनिटर रूम में बैठता है, जिसके ऊपर किरारा ने एक ऐसा बैरियर बना रखा है जो सबको उस रूम से उतना ही दूर करता जाता है जितना कि वो उस रूम के करीब होना चाहे। इसी वजह से पैंडा ने बहुत कोशिश की, मगर वो बैरियर नहीं तोड़ पाया और हाकारी को नहीं कन्फ्रंट कर पाया। उसे अब यूजी की टेंशन होने लगती है, सिंस उसे मालूम है कि यूजी अपना कवर इजीली ब्लो कर देगा, सिंस उसे झूठ बोलना नहीं आता। अब किरारा यूजी को रिसीव करती है और हिकारी के ऑफिस में ले जाती है। हाकारी एक अपॉर्चुनिस्ट निकलता है जो कि यूजी को जॉब ऑफर करता है। वो बोलता है कि मेरा 1 घंटे के लिए काम करने से तुम मिलियंस बना सकते हो, मगर क्या काम है वो जानने के लिए तुम्हें मुझे 2 लाख देने होंगे। बातों ही बातों में वो यूजी को बताता है कि उसकी यही स्कीम है लोगों से पैसे बटोरने की, और दूसरी ये कि वो गैम्बलिंग पसंद करता है। वो गैम्बलिंग सिर्फ पसंद ही नहीं करता बल्कि उसे अपना पैशन और असूल मानता है। उसे लगता है कि गैम्बलिंग खुद बुरी चीज नहीं है, बल्कि लोग इसे तभी बुरा मानते हैं जब वो इसमें हारते हैं। लिहाजा वो सबको एक झूठी तसल्ली देकर उनके पैशन को गैम्बलिंग के थ्रू कंट्रोल करना चाहता है। वो यूजी को बोर्ड में पोजीशन भी ऑफर करता है, ये बोलते हुए कि मुल्क के जो हालात हो रखे हैं बिकॉज ऑफ सोर्सरर्स जिनका पर्दाफाश हो गया है एंड हेडक्वार्टर्स जो हिल चुका है, ये सब का फायदा उठाते हुए वो अपने इलीगल बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। वो यूजी के लिए शराब भी निकालता है, मगर यूजी मना करता है पीने से, ये बोलकर के वो अंडर एज है। हाकारी को लगता है कि यूजी इसलिए नहीं पी रहा क्योंकि इसको बहुत जल्द चढ़ती है। अचानक से हाकारी को किरारा की कॉल आना शुरू हो जाती है जो बंद होने का नाम नहीं लेती। हिकारी उसको इग्नोर करते हुए गोजो को याद करता है और बताता है कि गोजो भी ऐसा बंदा है जिसको बहुत जल्दी चढ़ती है। यूजी एकदम नर्वस होकर उसे बोलता है कि भाई गोजो कौन है, वो पहली बार ये नाम सुन रहा है। ये सुनते ही हाकारी को उस पर शक हो जाता है और वो उसे कहता है कि सोर्सरर होते हुए तुम्हें गोजो का नहीं पता, इसका मतलब तुम सच में जुजुत्सु हाई की तरफ से हो। इससे पहले यूजी अपनी उसे स्टोरी एक्सप्लेन करे, हाकारी उस पर हमला बोल देता है और बताता है कि किरारा उसे फोन के थ्रू इशारा ही कर रही थी कि यूजी इज अ मोल। और इसी के साथ हमारा 5वां एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है मेगुमी से, जो कि शैडोज में मूव करते करते हाकारी के फाइट क्लब की सिक्योरिटी को एम्बुश करते दिखाई देता है ताकि वो फाइट क्लब के अंदर घुस सके। प्लान को आगे बढ़ाने के लिए पैंडा भी उसकी मदद करते दिखाई देता है, जो कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने क्यू रखते करता है। जो ही वो उसके पास आते हैं, पैंडा उन्हें पलक झपकने से पहले मार गिराता है और मेगुमी को लेकर मॉनिटर रूम की ओर बढ़ता है।
है ताकि वो दोनों यूजी को बचा सकें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यूजी ज्यादा देर हकारी के सामने नहीं टिक पाएगा सिंस ही इज टू इनोसेंट टू लाई। अब वो रास्ते में किरारा को गुजरते देखते हैं। पेंडा उसे देखकर एकदम सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये हकारी के साथ क्यों नहीं है, यानी लाजमी कुछ गड़बड़ है। इतने में ही किरारा भी पेंडा और मेगमी को देख लेती है। उसकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वो मेगमी को गैराज वाली सीसीटीवी फुटेज से फौरन पहचान लेती है। वो सोचती है कि अगर पेंडा इसे अंदर तक ले आया है, इट मींस कि ये सब लाजमी जुजुत्सु हाइबानों की तरफ से किसी एजेंडा के साथ यहाँ आए हैं। साथ ही उसे याद आती है कि बाप रे पिंक पानों वाला लड़का भी इन्हीं लोगों के साथ आया था, यानी यूजी भी जुजुत्सु वालों की तरफ से है। वो फौरन से हाकारी को फोन करती है तो मेक हिम अवेयर अबाउट यूजी बीइंग एन इम्पोस्टर। उसकी यही कॉल पिछली एपिसोड में कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है कि किरारा को कैसे शक पड़ा यूजी लोगों पर और उसने क्यों हाकारी को एपिसोड 5 के एंड में कॉल की और कैसे हाकारी उसकी कॉल के आते ही यूजी पर टूट पड़ा। न मूविंग ऑन, मेगमी किरारा को कॉल मिलाते देख उस पर हमला कर देता है। वो अपनी 10 शैडोज कर्स टेक्निक इस्तेमाल करता अपने शिकिगामी डीमन डॉग को समन करता है जो कि किरारा पर हमला करता है। जो ही वो डॉग किरारा के पास पहुंचता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स उसे पीछे की तरफ पुश करती है, जिससे वो जहाँ मेगमी के ऊपर गिरता है। इससे मेगमी को रियलाइज होता है कि पेंडा ने उसे पहले ही बताया हुआ था किरारा की कर्स टेक्निक के बारे में, वो क्या पावर होल्ड करती है। साथ ही किरारा को भी याद आता है कि उसने पेंडा को पहले ही मार किया हुआ है अपनी कर्स एनर्जी से, सो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो उसे दूर भागना शुरू कर देती है। पेंडा जो उसका पीछा करता है वो उतना ही किरारा से दूर होता चला जाता है। मेगमी एकदम से उसकी टेक्निक फिगर आउट करना शुरू कर देता है। उसे धीरे धीरे समझ सकती है कि किरारा ने अपने कर्स से उसे और उसके शिकिगामी डीमन डॉग को एक साथ ही मार किया हुआ है, लिहाजा वो इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने शिकिगामी किरारा के आगे समन करता है, जिसके साथ वो खुद भी किरारा के आगे पहुंच जाता है। और मेगमी किरारा को बताने की कोशिश करता है कि वो जुजुत्सु हाई के एल्डर्स की ऑर्डर पर नहीं आए, बल्कि उनको हाकारी की मदद चाहिए। मेगमी उसकी अटेंशन में टोक्यो के करंट हालात आता है और उसे बताता है कि जुजुत्सु हाई टेररिज्म का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से सब जगह बैरियर्स कॉलोनीज पर छा रहे हैं और उन्हें बैटल ग्राउंड में तब्दील कर रहे हैं। ये सब सुनते किरारा मेगमी को याद करवाती है कि हमला पहले उसने किया। मेगमी फौरन से टॉपिक चेंज करके उनकी तरफ ले आता है कि आखिरकार उनका जुजुत्सु हाई वालों के साथ अड्डा क्या है। पेंडा मेगमी को बताता है कि जुजुत्सु हाई के एल्डर्स पुराने ख्यालात के खूबसूरत बुड्ढे हैं, जिन्हें उनकी मरी हुई दोस्त नोबरा की कर्स टेक्निक जैसी टेक्निक्स अच्छी लगती हैं और समझ में भी आती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि टाइम के साथ साथ टेक्निक्स इवॉल्व हो रही हैं और ऐसी न्यू चीजें सामने आ रही हैं जो कि वो बूढ़े लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें खत्म करना चाहते हैं। अब किरारा इसकी मिसाल देती है हाकारी की कर्स टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन का हवाला देते हुए। उसकी कर्स टेक्निक और डोमेन दोनों ही एक जैकपॉट मशीन की तरह है जो उसके शरीर में 4 मिनट और 11 सेकंड्स के लिए इनफिनिट कर्स एनर्जी बनाती है, जिससे वो इस समय के अंदर इमोर्टल बन जाता है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो मर नहीं सकता। और यही वजह है कि जुजुत्सु हाई के बुड्ढों को ये टेक्निक हजम नहीं हुई, बल्कि वो इसे थ्रेट समझने लगे, जिसकी वजह से हाकारी को स्कूल छोड़कर भागना पड़ा और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इलीगल फाइट क्लब और गैम्बलिंग शुरू करनी पड़ी। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कौन एक अच्छी लिविंग और ज्यादा पैसे नहीं बनाना चाहता। मेगमी अब किरारा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो ये सब एक्सेप्ट करता है और हाकारी की मदद चाहता है, और वो ये भी बार बार बताता है कि वो उन बुड्ढे कंजर्वेटिव्स की तरफ से नहीं आया। किरारा को फिर भी ये सब झूठ लगता है और वो मेगमी से पूछती है कि उन लोगों के पास तो गोजो जैसा इंसान मौजूद है जो कि उनका पिछवाड़ा तक धो देता है अगर कोई छोटा सा भी मसला हो जाए, और उन्हें हाकारी की क्या जरूरत है। मेगमी अफसोस के साथ उसे अपडेट करता है कि शिबुया इंसिडेंट में गोजो को सील कर दिया गया था, जिसकी वजह से बात इधर तक आ पहुंची है कि उन्हें हाकारी जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की जरूरत है। अब यहाँ किरारा ऐसी शक्ल बनाती है जिससे पेंडा और मेगमी को ये बात कंफर्म हो जाती है कि किरारा उन्हें बिलीव नहीं करती, इसलिए वो लड़ाई दोबारा कंटिन्यू करते हैं ताकि किरारा को हरा सके और उसकी अटेंशन गेन कर सके, सिंस वो ही सिर्फ एक ऐसी है जिसकी बात हाकारी सुनेगा। दोस्तों, यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं सीन्स को छोड़कर किरारा की कर्स टेक्निक को आसान शब्दों में समझाने वाली हूँ। तो किरारा की कर्स टेक्निक का नाम लव रॉन्डेवू है और वो इस टेक्निक के द्वारा अपनी कर्स एनर्जी रिलीज तो करती है मगर उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती, इसलिए वो रैंडम चीजों या लोगों को मार्क कर देती है अपनी एनर्जी से, यानी निशान लगा देती है अपनी कर्स एनर्जी का, जिसका असर बाद में दिखाई देता है। एक मर्तबा वो चीजों या लोगों को मार्क कर दे तो वो एक दूसरे को छू नहीं सकती, उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स एक दूसरे से दूर कर देती है, जैसे कि पेंडा और मॉनिटर रूम का दरवाजा। वो चीजों या लोगों को एक साथ भी मार्क कर सकती है, जैसे कि उसने अभी मेगमी और उसके डॉग को एक साथ ही मार्क किया था, जिससे वो एक दूसरे को छू सकते हैं। लेकिन अगर अलग से मार्क किए हुए लोग एक दूसरे तक पहुंचना चाहें तो उन्हें सारी मार्क चीजों या लोगों से एक ऑर्डर या कह लो कि एक सीक्वेंस के साथ गुजरना होगा, जो कि किरारा ने खुद डिसाइड किया हुआ होगा। मेगमी किरारा से फाइट करते समय खुद ही ये टेक्निक धीरे धीरे फिगर आउट कर लेता है, थैंक्स टू हिज स्टेप सिस्टर, जिसने उसे सितारों की कॉन्स्टलेशन के बारे में एजुकेट किया हुआ था इन टाइम्स व्हेन टोजी और उसकी दूसरी बीवी अपने अपने बच्चों को छोड़कर भाग निकले थे और मेगमी अपनी स्टेप सिस्टर के साथ अकेला रह गया था। अब बैक टू द टेक्निक, किरारा भी सितारों की कॉन्स्टलेशन का हिसाब रखती है। वो इन जनरल एक सदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन का ज्यादा इस्तेमाल करती है। इस कॉन्स्टलेशन को पढ़ा जाए तो हमें पता चलता है कि इस कॉन्स्टलेशन में 5 स्टार्स होते हैं, सबका एक अपना ही यूनिक सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए किरारा अपने टारगेट्स को मार्क करती है। अब मैं इस टेक्निक को बेहतरी से समझाने के लिए एग्जांपल दूंगी। मान लो अगर किरारा सबसे पहले मेगमी को मार्क करती है, उसके बाद 3 और चीजों को मार्क करती है और लास्ट में अपने आप को मार्क कर देती है, तो मेगमी उस तक तब तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक वो बीच की 3 मार्क कर्स्ड ऑब्जेक्ट से गुजर न जाए, और वो भी एक सीक्वेंस में, यानी जो चीज नंबर 2 पर मार्क है मेगमी को उसी से पहले गुजरना होगा, वरना वो नंबर 3 वाले मार्क ऑब्जेक्ट या इंसान तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यानी ये कह लो कि उसे किरारा के मार्क किए हुए ऑब्जेक्ट्स का सीक्वेंस भी फिगर आउट करना होगा कि कौन सी चीज किस नंबर पर उसने मार्क की है। वंस मेगमी को ये पता चल जाए तो वो आसानी से किरारा तक पहुंच सकता है और उससे कांटेक्ट कर सकता है। बैक टू द एपिसोड, मेगमी अब किरारा की मार्क सीक्वेंस को फिगर आउट कर लेता है क्योंकि उसे सदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन की याद आ जाती है। वो अब किरारा की मार्क किए हुए ऑब्जेक्ट से गुजरता हुआ फाइनली किरारा तक पहुंचता है, जिसे अब वो छू सकता है। वो उसे फौरन से पिन डाउन करता है जमीन पर, जिससे वो शांत हो जाती है और अपनी हार एक्सेप्ट कर लेती है। अब मेगमी उसके आगे
आगे झुककर उसे माफी मांगता है और उसे एक बार फिर बताता है कि उन लोगों को हकरी की मदद चाहिए। अचानक से कोई बंदा हवा में उड़ते हुए मेगमी और किरारा के बाजू में आकर गिरता है। जब उस बंदे की शक्ल नजर आती है तो पता चलता है ये तो अपना भाई यूजी है। मेगमी एकदम डर जाता है और उसका साथ देने लगता है, मगर यूजी साहब को साइड पर रहने के लिए बोलता है। वो जानबूझकर हकारी से मार खाता है और उससे फाइट बैक नहीं करता टू गेट हिज अटेंशन। किरारा मीठी आवाज में हकारी को रुकने का बोलती है और कहती है कि एटलीस्ट सुन तो लो कि वो लोग उसकी मदद क्यों चाहते हैं। हकारी यूजी से कहता है कि अपना पैशन शो कराओ कि आखिर क्यों तुम इस हद तक जा रहे हो उसकी अटेंशन पाने के लिए। यूजी एकदम सैड होकर बोलता है कि वो किसी चीज के बारे में पैशनेट नहीं है, कि उसका पैशन मर चुका है जैसे टोक्यो के हालात चल रहे हैं। वो फिलहाल मशीन के अंदर फिट होने वाले एक कॉग की तरह काम कर रहा है जो कि मशीन को चलाने में मदद करता है और यही इस एपिसोड का नाम भी है। बस वो उसी तरह शहर में फिर रहा है और सारी कर्स टेक्निक को एक्सरसाइज कर रहा है ताकि शहर को नुकसान से बचा सके। पहले हाकारी को ये बात समझ नहीं लगती और वो उसे मजीद मारता है। उसे एक समय के बाद रियलाइज होता है कि यही यूजी का पैशन है कि वो बुराई को खत्म करना चाहता है। अब वो यूजी को बोलता है कि वो उसकी बात सुनने को तैयार है, मगर वो सेल्फिश भी है। उसे पता है कि जब किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की मदद चाहिए होती है तो उसका यही मतलब है कि वो दूसरे इंसान को अपने साथ खतरों में धकेल रहा होता है। इरादा फिर से हाकारी को आवाज लगाती है कि तुम एकदम हीट अप हो रहे हो जो कि तुम लोगों की मदद करने से पहले होते हो। हाकारी फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है ये सब और मेगुमी लोगों को इशारा करता है नीचे बुलाने के लिए टू कट अ डील। उनकी बात खत्म होते ही कलिंग गेम की तरफ से एक कोगानी नामी शिकिगामी उन लोगों के पास आता है और अनाउंस करता है कि किसी प्लेयर ने अपने पॉइंट्स का कोटा पूरा करके गेम में एक नया रूल ऐड किया है, यानी कि एक नाइन्थ रूल ऐड हुआ है। कलिंग गेम के रूल्स की एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पर कर रखी है, लिहाजा उसको लाजमी चेकआउट कर लेना टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय एक्सप्लेनेशन। अब इस नए रूल के मुताबिक सब लोग जो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबको रिवील कर दी जाएगी, यानी सब प्लेयर्स एक दूसरे की पर्सनल इन्फो, फॉर एग्जांपल उनके पॉइंट्स, उनका नाम, वो कौन सी कॉलोनी से हैं या उन्होंने कितने नए रूल्स ऐड किए हैं, ये सब देख सकते हैं। ऐसा घटिया और फालतू रूल किसने ऐड किया है ये एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है। तो ये रूल एक हाजिमी काशिमो नामी 400 साल पुराने सोर्सरर ने बनाया है जो कि एक नए शरीर में जन्म लेकर सुकुना को ढूंढने आया है, मगर कलिंग गेम में फंस चुका है। उसका कोगेनी उसे बताता है कि वो इतने लोगों का कत्ल कर चुका है कि उसके पॉइंट्स 200 हो गए हैं, यानी वो 2 न्यू रूल्स ऐड कर सकता है। लिहाजा काशिमो पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करने वाला रूल ऐड करता है ताकि वो फजूल लोगों पर टाइम ना वेस्ट करे और सुकुना को जल्द से जल्द ढूंढ सके। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें फाइनली केंजाको दिखाया जाता है, हु इज द मास्टरमाइंड ऑफ द कलिंग गेम। वो एक सासाकी नामी बच्ची के ख्यालों में हाजिर होता है, उसकी सबकॉन्शियस में घुसकर उसे ग्रीट करता है। केंजाको को अपने सर पर खड़ा देख सासाकी तुरंत उससे पूछती है कि वो आखिर है कौन। केंजाको फख्र के साथ जवाब देता है कि वो बंदा है जिसने सब कॉलोनीज पे बैरियर्स बनाए हैं जिनमें लोग घुसकर कलिंग गेम में हिस्सा ले रहे हैं और एक दूसरे का कत्ल करके पॉइंट्स बना रहे हैं। सासाकी डर कर बोलती है कि क्या तुम ये सब मेरे नेबरहुड से हटा सकते हो। केंजाको जोर से कहका लगाकर हंसता है और उससे बोलता है कि वो नहीं जानती कि उसे बैरियर्स बनाने के लिए किन किन हालात से गुजरना पड़ा, ऐसे कैसे वो बैरियर्स खत्म कर दे। इस दौरान वो सासाकी को बातों में ये बताता है कि कलिंग गेम का हेडक्वार्टर एक बाजू ही में पाए जाने वाला एग्जीक्यूशन सेंटर है जहां लोगों को सजा के तौर पर कत्ल किया जाता था। वो फाइनली सासाकी को ऑप्शन देता है कि वो या तो बैरियर के अंदर रहकर लड़े या फिर बैरियर से बाहर निकल जाए। ये ऑफर केंजाको तकरीबन हर बंदे को दे रहा है शुरुआत में और ये चॉइस सिर्फ एक ही बार सबको ऑफर होगी। वो सासाकी को बताता है कि अगर वो बाहर निकलना चाहती है तो उसका बस हाथ थाम ले और वो जागने पर बैरियर्स के बाहर होगी। अब सासाकी उसका हाथ थामती है और वहाँ से अंधेरे की ओर धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। जब वो अपनी सबकॉन्शियस से निकलकर शहर में पहुंचती है तो केंजाको उसे शुक्रिया बोलता है फॉर बीइंग अ गुड फ्रेंड टू हिज सन। सासाकी एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि ये आखिर कौन से बेटे की बात कर रहा है। वो अचानक से जागती है और अपने आप को बैरियर के बाहर पाती है और लोगों के साथ। क्राउड में उसे अपने हाई स्कूल के ओकल्ट क्लब का मेंबर इगुची मिलता है। जी हाँ, यहाँ से हमें पता चलता है कि सासाकी और इगुची यूजी के हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं जो कि मिलकर हॉरर रहस्य सॉल्व किया करते थे सीजन 1 में, और इन सब ने ही मिलकर सुकुना की पहली फिंगर ढूंढी थी जो कि केंजाको ने खुद ही प्लांट की थी जब वो सुगुरु की बॉडी में नया आया था। सासाकी इगुची से कैच अप करती है जिसके दौरान उसे रियलाइज होता है कि केंजाको शायद यूजी की बात कर रहा था, पर उसे समझ नहीं लगती कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं कि केंजाको यूजी की मॉमी के शरीर में घुसकर यूजी के पिता के थ्रू प्रेग्नेंट हुआ था फॉर द सेक ऑफ हिज मास्टर प्लान, जो कि हमें आगे पता चलने वाला है। अब सीन यूजी लोगों के ग्रुप की तरफ आते हैं। अकारी फाइनली शांत होकर उनकी बातें सुनने के लिए बैठता है उनके साथ। यूजी और मैगमी उसे बताते हैं कि उनके हालात टाइट चल रहे हैं क्योंकि गोजो को सील कर दिया गया है। अकारी को बहुत बुरा शॉक लगता है, उसका बिहेवियर अब टोटली चेंज हो चुका है और वो अब काफी फ्रेंडली दिखाई देता है। हालात को देखते हुए पैंडा सबको बताता है कि उनके प्रिंसिपल भी मर चुके हैं। सबको पैंडा के लिए बुरा लगता है क्योंकि प्रिंसिपल यागा उसके पिता की तरह थे, मगर पैंडा बहुत ही जिगरे वाला बंदा होता है। वो बोलता है कि यार उसके पिता शिबुया इंसिडेंट में नहीं मारे गए बल्कि गाकुगान के साथ लड़ाई करते वक्त मारे गए। इवन तो वो यागा की मौत पर फूट फूट कर रोया था, वो अब सबको दिलासे देता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हकारी को भी दुख होता है कि जो 2 वाहिद बंदे उसके साथ अच्छा बर्ताव करते थे वो दोनों ही ऐसे हालात से गुजरे, एक मारा गया और एक सील हो गया। ये सब सुनने के बाद हकारी फाइनली उनकी मदद करने को तैयार होता है। वो वॉलंटियर करता है कि वो उनके प्लान में हिस्सा लेकर कलिंग गेम को खत्म करने की कोशिश करेगा, मगर ये बोलता है कि इस सब के बदले में उन सबको उसका एक काम करना होगा। जब वो पूछते हैं कि कैसा काम, तो वो हिचकिचाते हुए बोलता है कि जुजुत्सु वालों के लॉस को चेंज करने में उसकी मदद करनी होगी ताकि वो भागना बंद करे और सब सोर्सर्स में इज्जत के साथ दोबारा इंटीग्रेट हो सके। उसे ये काम नहायत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है, लेकिन यूजी सुख का सांस लेते हुए बोलता है कि इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं, ये बहुत ही आसान काम है उनके लिए। अगर इसको डांटने ही लगता है इस बात पर कि मैगमी बीच में आकर बोलता है कि वो उसकी मदद करे
करेगा सिंस वो जेनिन क्लैन का सरबराह बन चुका है। हकारी को ऐसा झटका लगता है जैसे कि उसका जैकपॉट लग गया हो। वो मन ही मन में सोचता है कि गोजो और यागा से ज्यादा शौक तो उसे इस बात पर हुआ है। उसे मेगुमी की बात सुनकर तसल्ली हो जाती है कि जुजुत्सु हाई की 3 बिग फैमिलीज में से एक फैमिली उसका सपोर्ट अगर करे तो लॉज वाकई ही उसकी फेवर में चेंज हो सकते हैं। हकारी एकदम मीठा बांधकर मेगुमी को दोस्त बनने की ऑफर लगाता है। यहाँ इन बुद्धुओं को आइडिया ही नहीं कि माकी दीदी ने जेनिन क्लैन का वजूद तक मिटा दिया है। अब मेगुमी कोई क्लैन का हेड नहीं है। पैंडा खुश हो जाता है और सबको कहता है कि आप डिसाइड करो कि कौन सा बंदा कौन सी कॉलोनी में जाएगा, और याद करता है कि यूटा पहले ही एक कॉलोनी में गया हुआ है। अचानक से एक कोगनी हाजिर होता है डिंग डोंग करते हुए। इस दफा कोगनी रिवील करता है कि वो रूल शूल बताने नहीं आया मगर उसे असाइन किया गया है फॉर यूजी। यूजी अचानक से हैरान होता है कि उसने अभी गेम में हिस्सा ही नहीं लिया तो उसे कोगनी कैसे असाइन हो गया। यहाँ हमें पता चलता है कि केनजाकू इस कदर चालाक कर्स था कि उसने हजारों साल पुराने सोर्सरर्स के साथ अलग अलग से पैक्ट साइन किए हुए थे कि वो उनको कर्स ऑब्जेक्ट बनाकर रीइनकार्नेट करेगा नए लोगों के शरीर में, मगर बदले में उन्हें उसके इशारों पर चलना होगा। सिंस उसने यही पैक्ट सुकुना के साथ भी साइन किया हुआ था तो सुकुना यूजी के नाम पर ऑटोमेटिकली गेम में पार्टिसिपेंट बन चुका है। सिंस उन सबको न्यू रूल का पिछले एपिसोड में पता चला था, यूजी अपने कोगनी को ऑर्डर देता है कि वो सब प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन उसे बताए। कोगनी अपने पेट में स्क्रीन खोलता है जिसमें यूजी स्क्रॉल करते हुए पार्टिसिपेंट्स के स्कोर्स चेक करता है। मेगुमी उसे बोलता है कि ऐसी सेटिंग रखो जिसमें हमें सिर्फ 100 या 100 से ऊपर वाले पॉइंट्स वाले पार्टिसिपेंट्स शो हो। कोगनी उसकी नहीं सुनता सिंस वो सिर्फ यूजी को असाइन किया गया है। अब यूजी उसे सेम ऑर्डर देता है तो कोगनी प्लेयर्स को सर्च करने लगता है। जितनी देर वो सर्च करता है मेगुमी अपना दिमाग लड़ाता है और रियलाइज करता है कि गेम में 2 ही तरह के प्लेयर्स हैं। नंबर 1 पर वो हैं जो कि उसकी बहन सुमिकी की तरह जबरदस्ती गेम में ऐड कर दिए गए हैं और अब वो बैरियर से बाहर निकलने की कोशिश में हैं। एंड नंबर 2 पर केनजाकू के रिवाइव किए हुए पुराने जमाने के कर्सेस जो कि गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, बस ऐसे ही रैंडमली लोगों का कत्ल कर रहे हैं और पॉइंट्स बना रहे हैं जब तक उनका अपना मकसद पूरा नहीं हो जाता। यूजी को फाइनली मेगुमी के प्लान की समझ लगती है कि वो ज्यादा पॉइंट्स वाले प्लेयर्स को ढूंढ रहा है ताकि वो उनको कन्विंस करके उनके पॉइंट्स यूज कर सके और ऐसे रूल्स ऐड करवा सके जिनसे मेगुमी की बहन सुमिकी आजाद हो सके। कोगनी 100 या 100 से ज्यादा पॉइंट्स वाले लोगों के नाम देता है। उसकी लिस्ट में नंबर 1 पर काशिमो होता है विद 100 पॉइंट्स आफ्टर एडिंग अ न्यू रूल जो कि फिलहाल कॉलोनी नंबर 1 में है। एंड नंबर 2 पर हिगुरोमा है विद 102 पॉइंट्स इन कॉलोनी नंबर 2। अब मेगुमी सबको याद दिलाता है कि सबसे पहले उन्हें रूल नंबर 8 की रुकावट से बचना होगा। पैंडा को रूल्स ही नहीं याद हमारी तरह, इसलिए मेगुमी उसे याद दिलाता है कि रूल नंबर 8 के अनुसार अगर कोई 19 दिन के अंदर अंदर गेम में अपने पॉइंट्स नहीं बढ़ाता तो उसकी कर्स टेक्निक उससे छीन ली जाएगी जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। लिहाजा उन्हें जल्द ही जल्द गेम में हिस्सा लेना होगा। मेगुमी का प्लान है कि वो ऑलरेडी किल पॉइंट्स वाले लोगों से भीख मांगे और नया रूल ऐड करवाए। गेम में कत्ल न करने के लिए उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो ऐसा रूल ऐड करें जिसके अनुसार वो अपने पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सके ताकि कुछ लोग कत्ल किए बगैर ही पॉइंट्स हासिल करने और कत्ल होने से बच जाए। मेगुमी बहुत ही हाई हॉर्स पर चढ़ जाता है और बोलता है कि हम एक और रूल भी ऐड करवाएंगे इसके बाद कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स इस्तेमाल करके गेम को लीव कर दें। अगर उसे याद दिलाता है कि ये रूल पास नहीं होगा सिंस गेम के जनरल रूल में एक रूल ये भी है कि अगर कलिंग गेम में कोई रुकावट डालने वाला रूल किसी ने ऐड करने की कोशिश की तो उसका रूल एक्सेप्ट नहीं होगा। मेगुमी उससे एग्री करता है और प्लान करता है कि वो लोग इस रूल को पास करवाने के लिए एक कंडीशन रखेंगे। उस कंडीशन के मुताबिक वो लोग लीव करने के लिए अपनी जगह एक नॉन प्लेयर को रिक्रूट कर जाएंगे, यानी कि अगर वो गेम अपने पॉइंट्स यूज करके लीव करना चाहते हैं तो वो लीव कर सकते हैं मगर उनकी जगह एक नॉन प्लेयर को ऐड कर दिया जाएगा गेम में। और उसे लगता है कि अगर वो ये कंडीशन रखेगा तो उसका रूल जरूर पास हो जाएगा। अब लास्टली मेगुमी तय करता है कि उन सबको मिलकर एंजल को ढूंढना है जो कि गोजो को अनसील करने में मदद करे और काशिमो और हिगुरोमा को ढूंढना है ताकि उनके पॉइंट से न्यू रूल्स ऐड करवा सके। वो सब बैरियर्स की ओर चल देते हैं। रास्ते में यूजी अपने कोगनी को स्क्रॉल करता है और सबको टेंशन में बताता है कि यहाँ एंजल नामी कोई प्लेयर ही नहीं है। मेगुमी उसे समझाता है कि बुद्धू वो जिस शरीर में नया जन्म लेकर आई है वो उसी नाम से कलिंग गेम का हिस्सा होगी, जैसे कि सुकुना अब यूजी के नाम पर गेम का पार्टिसिपेंट बना हुआ है। यूजी कहता है कि होपफुली वो उसे कॉलोनी नंबर 2 में मिल सके सिंस टेंगन की जानकारी के मुताबिक वो वही है। अब नेक्स्ट हाकरी सबको टीम्स में डिवाइड करता है। वो अपने आप को पैंडा के साथ टीम अप करते हुए कॉलोनी नंबर 2 में जाने के लिए वॉलंटियर करता है ताकि वो काशिमी को स्पेशली फेस कर सके, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि काशिमी काफी खतरनाक और स्ट्रॉन्ग हो सकता है सिंस उसने 40 लोगों को अभी से कत्ल कर दिया है और 200 पॉइंट्स ऑलरेडी बना लिए हैं जिनमें से 100 पॉइंट्स यूज करके उसने एक नया रूल भी ऐड कर दिया है। और वो पैंडा को असाइन करता है कि वो एंजल को ढूंढे सिंस ही हैज अ गुड नोज टू स्निफ अराउंड एंड फाइंड पीपल। वो यूजी और मेगुमी को कॉलोनी नंबर 1 असाइन करता है टू हंट डाउन हिगुरोमा। किरारा को ऑर्डर देता है कि वो बैरियर के बाहर ही रहे ताकि बैरियर के बाहर के हालात पर वो नजर रख सके। किरारा बुरा मान जाती है और उसे लगता है कि हकारी उसे प्लान में इंक्लूड नहीं कर रहा। उसे बताता है कि मेरी जान तुम तो हमारी इन्फॉर्मेंट बनोगी, क्योंकि यूटा कब से बैरियर्स के अंदर गया हुआ है मगर उसने कोई राब्ता नहीं किया, जिससे ये बात जाहिर हो जाती है कि बंदा बैरियर्स के बाहर राब्ता नहीं कर सकता। इससे ये बहुत जरूरी है कि किरारा बाहर ही रहे और बाहर के हालात पर नजर रखे। यूजी को एक बार फिर से खौफ आता है कि उसे मेगुमी के साथ अकेला छोड़ रहे हैं सब। उसे शक है कि अकेला होने पर सुकुना उस पर कब्जा करके मेगुमी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, इसलिए वो उसके साथ अकेले नहीं रहना चाहता और बोलता है कि उन्हें कॉलोनीज में सेपरेटली जाना चाहिए। मेगुमी उसकी फ्रेंडली वे में बेइज्जती करता है और कहता है कि चुप कर जाओ, हमारे एल्डर्स ने जो हमारे लिए तय किया है हम उससे इनकार नहीं कर सकते। अब बैरियर्स की ओर जाते हैं सब, जहाँ हमें शो होता है कि उनके पास 7 दिन है टू सेव सुमिकी एंड ब्रिंग हर आउट ऑफ द बैरियर, वरना वो गेम में जबरदस्ती इंक्लूड कर दी जाएगी। अब हमें बैरियर नंबर 1 के अंदर के मंजर दिखाए जाते हैं जहाँ कुछ रूकी प्लेयर्स नए बंदे की तलाश में हैं ताकि वो अपने पॉइंट्स बढ़ा सके और मरने से बच सके। कोगानी भी यूजी लोगों को अंदर घुसने से पहले वार्निंग देता है कि एक दफा बैरियर के अंदर चले गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे और गेम में हर हाल में खेलना पड़ेगा, यानी उन सबको कत्ल करना होगा फॉर पॉइंट्स। बैरियर के अंदर जाने से पहले मेगुमी यूजी को पहले ही सावधान कर देता है टू नॉट एक्सपेक्ट
मच फ्रॉम हिगुरुमा एंड काशिमो। वो डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि चांसेस आर कि उनके दोनों बंदे हजारों साल पुराने सोर्सरर्स हों, और ये तो सबको मालूम है कि पुराने दौर के सोर्सरर्स के ख्यालात और हुआ करते थे, कैजुअली वॉर्स में हिस्सा लिया करते थे और कत्ल वगारे तो बहुत आम था उनके लिए। मेगमी को ये भी लगता है कि कुछ सोर्सरर्स शायद ऐसे हों जो कि जानकर लड़ाई के वक्त जान बहक होना चाहते हों टू अर्न एन ऑनरेबल टाइटल बिफोर डेथ। लिहाजा उन्हें ये सब ध्यान में रखते हुए हिगुरुमा और काशिमो से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो उनकी कोई मदद करने वाले हैं। मगर वो लोग आज के दौर के सोर्सरर्स को अपनी साइड लगाकर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, सिंस उनके हालात सेम ही होंगे। वो सब भी इन्हीं की तरह गेम को रोकना चाहते होंगे। ये सब समझते हुए दोनों भाई बैरियर्स में एंटर होते हैं। यूजी अचानक अपने आप को आसमान से गिरता हुआ अकेले पाता है। यहाँ टेंगन की आवाज नरेट करती है कि कर्लिंग गेम ने जनरल रूल्स में ये नहीं बताया था कि प्लेयर्स अपनी मर्जी का चूज किया हुआ बैरियर तो एंटर करेंगे, मगर गेम अपनी मर्जी से उन्हें अपनी 9 सेलेक्ट की हुई लोकेशन में से किसी एक में भेजेगी। यूजी का सामना तुरंत उन्हीं रूकी प्लेयर से होता है जिनमें से यंग लड़का यूजी को पहचान लेता है। उस ग्रुप की लड़की यूजी पर हमला करती है और उसको बिल्डिंग से गुजारते हुए मारती है। हैरान हो जाती है ये देखकर कि यूजी का बाल भी बाका नहीं हुआ, जबकि कोई आम इंसान अगर होता उसकी जगह तो उसकी तो चटनी बन चुकी होती इस हमले में। ग्रुप ये बात समझ जाता है कि यूजी कोई मामूली बंदा नहीं है। दूसरी तरफ मेगमी अपने आप को गलियों के बीच में खड़ा पाता है इन फ्रंट ऑफ अ वेरी ड्रामेबाज लड़की, जो कि मेगमी पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसे चमाटा मारा है। मेगमी खामोशी से खड़ा होकर रियलाइज करता है कि गेम में कोई भी पार्टनर्स बनकर नहीं एंटर हो सकते, यानी हकारी भी पैंडा से बिछड़ गया होगा इस वक्त। उसका नूई नाम का शिकिगामी भी चक्कर काटकर वापस आता है, जिससे उसे समझ लग जाती है कि यूजी उससे काफी दूर हो चुका है कि नूई भी उसे अब ढूंढ नहीं सकता। वो उस लड़की को भी बोलता है कि कम ड्रामे लगाओ, क्योंकि उसने मेगमी पर पहले अटैक किया था, इसलिए मेगमी ने उसे मारा। वो उससे फौरन हिगुरुमा का पूछता है। दूसरी तरफ यूजी का सामना पहले ओपोनेंट के हस्बैंड से होता है, जिसके सर पर प्रोपेलर लगा होता है जो कि उसे उड़ने में मदद देता है डोरेमोन की तरह। यूजी आसानी से उनके अटैक्स डॉज करता है और बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है ताकि उस आदमी को अच्छे से कंट्रोल कर सके। यूजी झटपट से अंदाजा लगाता है कि इनके बाल ही इनकी टेक्निक का मेन हिस्सा है, इसलिए वो उस आदमी के सर पर इतने जोर से मुक्का दे मारता है कि उसका प्रोपेलर टूट जाता है। यूजी के हाथ से भी खून निकलता है, जिससे आदमी को लगता है कि यूजी मरने वाला है और उसके किल पॉइंट्स उस आदमी को मिलने वाले हैं। यूजी एकदम से उसके अखरोट पर उसे किक करता है और उससे हिगुरुमा का पूछता है, मगर वो आदमी बेहोश हो जाता है जैसे कि मर ही गया हो। अब यहाँ उनके ग्रुप का तीसरा बंदा आता है जो कि यूजी को उसके नाम से पुकारता है। दूसरी तरफ वो ड्रामे करने वाली लड़की मेगमी की मदद करने को तैयार हो जाती है, मगर उसके बदले में वो मेगमी को अपना बॉडीगार्ड बनने को कहती है ताकि वो इतनी आसानी से कत्ल ना हो जाए। मेगमी भी ऑफर एक्सेप्ट कर देता है सिंस ही इज डेस्परेट टू फाइंड हिगुरुमा। यूजी को वो लड़का उसके नाम से पुकार कर कहता है कि उसे पता है कि हिगुरुमा कहाँ है और वो उसकी हिगुरुमा को ढूंढने में मदद करने को तैयार है। दूसरी तरफ मेगमी सोच रहा होता है कि वो यूजी की तरह नहीं है, वो हिगुरुमा के सारे 100 पॉइंट्स खुद ही हड़पना चाहता है। ड्रामे करने वाली लड़की मेगमी को बोलती है कि मुझे यू कहकर पुकारना बंद करो और मुझे मेरे नाम से पुकारो, जो कि रेमी है। मेगमी अब रेमी से पूछता है कि क्या वो भी एक पुरानी सोर्सर है। वो इस बात का माइंड करते हुए बताती है कि वो आज के दौर की ही बंदी है, मगर गेम ने उसे खेलने पर फोर्स किया है। जो एवरेज लोग थे उन्हें पहले से ही गेम से निकाल दिया गया था, मगर जो लोग उसकी तरह इन्हीं कॉलोनीज में पहले से ही मौजूद थे उन्हें गेम ने ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेंट बना दिया था सिंस डे 1, यानी वो पिछले 12 दिन से गेम में ही सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूजी उस लड़के से इंट्रोडक्शन मांगता है। वो बताता है कि उसका नाम अमाई है और वो यूजी को उसके मिडिल स्कूल से जानता है, क्योंकि यूजी हमेशा से स्कूल में पॉपुलर रहा है। अब साइड बाय साइड रेमी और अमाई मेगुमी और यूजी का गाइड बनकर उन्हें हिगुरुमा के पास लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। अमाई यूजी को बताता है कि हिगुरुमा इकिबुकुरो नाम के इलाके में है, जबकि रेमी मेगुमी को बताती है कि हिगुरुमा शिंजुकू नाम के इलाके में है। और यही ये एपिसोड खत्म होती है। आगे क्या होगा वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स एंड एक्सप्लेनेशंस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स एंड द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 की एपिसोड फाइनली 2 हफ्तों बाद रिलीज हो ही गई है। हिगुरुमा को एज कर करके फाइनली उन्होंने उसे एनिमेट कर ही दिया है इस एपिसोड में। तो चलिए ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं, जो कि हिगुरुमा के इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है, जिससे यूजी लोग ढूंढने निकले हैं कलिंग गेम में, क्योंकि उसने कलिंग गेम में अभी से ही 100 पॉइंट्स बना लिए हैं, यानी 20 लोगों को उसने कत्ल भी कर दिया है। तो एपिसोड की शुरुआत हिगुरुमा से होती है, जो कि एक क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी का काम करता है। वो विलिंगली सिर्फ ऐसे केसेस लेता है जिनमें बंदों को रॉन्गली एक्यूज किया गया हो या उन्हें फ्रेम करके क्रिमिनल बना दिया गया हो, बिकॉज़ ही रियली वांट्स टू बी द वॉइस ऑफ द ट्रूली इनोसेंट। फिलहाल उसने एक केता ओए नामी लड़के का केस लिया है। वो जेल में उसकी स्टेटमेंट लेने जाता है, जिसके दौरान केता सिर्फ यही बताता है कि पुलिस उसके ऊपर गैंग अप कर रही थी, जबकि उसे सिर्फ अपनी बिल्ली की फिक्र थी जिसे वो अपने अपार्टमेंट में अकेले छोड़ाया था। उसे ये फिक्र थी कि उसकी बिल्ली भूखी ना मर जाए, क्योंकि उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग में पेट्स अलाउड नहीं थे, जिसकी वजह से उसने अपनी बिल्ली को छुपाया हुआ था, यानी उसके सिवा कोई नहीं था जानता उसके अपार्टमेंट में एक बिल्ली भी है। अब हिगुरुमा प्रॉपर्ली अपने केस के इंट्रोडक्शन ओपन करता है नरेशन में। वो बताता है कि 2016 में मोरियोका नामी शहर में एक यंग लड़की और उसकी माँ को किसी ने चाकू से कत्ल कर दिया था। मोरियोका के प्रोसिक्यूटर्स ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक केता ओए नामी लड़के को अपना नंबर 1 सस्पेक्ट बनाया और उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उस पर शक किया क्योंकि वो मर्डर साइट के करीब था, और जब पेट्रोल करने वाली पुलिस ने उससे सवाल जवाब करना चाहे मर्डर के बारे में, तो वो वहाँ से भाग निकला। जब पुलिस ने उसके घर तक उसका पीछा किया, उन्हें उसकी वॉशिंग मशीन से एक खून से भरा हुआ चाकू मिला, जिसकी वजह से उन्होंने उसे फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया। जल्दी फोरेंसिक टेस्ट ने डीएनए एनालिसिस के थ्रू प्रूव कर दिया कि जो चाकू केतो से बरामद हुआ है उस पर खून डेड विक्टिम्स का ही लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसे पकी जेल हो गई अंडर द सीरियस ऑफेंस ऑफ मर्डर एंड रॉबरी। जब कन्फेशन की बारी आई तो केतो ने सारी एक्यूजेशंस को डिनाई करते हुए बोला कि उसे चाकू सर पर से मिला था। उसने भलाई का सोचते हुए उसे उठा लिया ताकि पुलिस को देकर उनकी केस में मदद कर सके, मगर वो बेचारा खुद ही फंस गया इस चक्कर में। अचानक से हिगुरुमा की असिस्टेंट शिमिजू हिगुरुमा की इस स्टेटमेंट को सुनकर बोलती है कि केतो पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में, और हिगुरुमा को कोसती है कि उसने पूरा केस ही
ही ले लिया उसका। शिमिजू को ये भी लगता है कि कीतो पहली दफा पुलिस से इसलिए भागा था क्योंकि वो डेफिनेटली गिल्टी था। इस बात पे हिगुरमा आर्ग्यू करता है कीतो के डिफेंस में, क्योंकि कीतो की स्टेटमेंट कलेक्ट करने पर उसे पता चला था कि कीतो के पास में उसका दोस्त ड्रग्स के चक्रों में इन्वॉल्व था और पुलिस उसे भी पकड़ कर ले गई थी फॉर रॉन्गफुल क्वेश्चनिंग। लिहाजा उसे लगता है कि ये इवेंट उसके लिए ट्रॉमा बन गया है, जिसकी वजह से वो इस बार डरकर भाग गया जब पुलिस ने उसे क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। शिमिजू कहती है कि अगर उसे इतना ही ट्रॉमा था तो उसने मर्डर वेपन उठाया ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, और उसे छुपाया ही क्यों अपने पास। गुड अटॉर्नी हिगुरमा कीतो की कही हुई बात पर बिलीव करता है कि उसने पुलिस की मदद करने की इंटेंशन से ही मर्डर वेपन सिक्योर किया था अपने पास। हिगुरमा ये भी बताता है कि उसे कीतो इसलिए इनोसेंट लगता है क्योंकि उसने कीतो का बैकग्राउंड सर्च किया, जिसके थ्रू उसे मालूम पड़ा कि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जो कि बूढ़े लोगों को शेल्टर एंड केयर प्रोवाइड करती है। कीतो ऐसी जगह काम करता है जहाँ उसे कोई सैलरी नहीं मिलती, बस 2 वक्त की रोटी और कभी कभार क्रिसमस का बोनस मिल जाता है। सर्च के दौरान हिगुरमा को ये भी पता चला था कि उसकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत ही क्रूअल है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देती मगर उनसे हर महीने 50,000 येन उनकी रेजिडेंसी का रेंट के तौर पर कलेक्ट करती है। हिगुरमा को कीतो की बातों पर और भी यकीन है क्योंकि जेल में उसकी स्टेटमेंट लेते हुए उसे पता चला था कि कीतो को उसका मर्डर वेपन पुलिस के हवाले करने में देर क्यों लगी और उसने आखिरकार उसी वक्त पुलिस को क्यों नहीं कॉल की जब उसे वेपन मिला। कीतो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रेजिडेंट था अपनी बिल्डिंग का रूल था कि रेजिडेंट्स पुलिस या एम्बुलेंस नहीं बुला सकते बिल्डिंग में, क्योंकि उनकी वजह से सारे नेबर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। कीतो ने यही रूल फॉलो करते हुए पुलिस को नहीं बुलाया और सोचा कि सुबह वही पुलिस स्टेशन जाकर वो वेपन कैरी इन कर देगा, मगर उससे पहले ही पेट्रोल पुलिस ने उसका काम खराब कर दिया, जिसकी वजह से वो किसी और के हिस्से की चक्की पीस रहा है। हिगुरमा को कीतो की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर भी शक है क्योंकि काफी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रिमिनल एक्टिविटी से ही अपनी रोजी रोटी बनाती हैं, और साथ ही उसे ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता कि मर्डर वेपन ऐसे ही कैजुअली कीतो की बिल्डिंग के पास ही पड़ा हुआ मिला कीतो को। इन सब चीजों को जहन में रखते हुए हिगुरमा को कीतो इनोसेंट लगता है, लिहाजा वो डिसाइड करता है कि वो उसकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज और उनकी टैक्स फाइलिंग को इन्वेस्टिगेट करे। अब वो शिमिजू को टास्क देता है कि वो कीतो की रेजिडेंट की बिल्डिंग के सारे रेजिडेंट्स के बैकग्राउंड सर्च करे और वो खुद ऑर्गेनाइजेशन की छानबीन और कीतो से मजीद इन्फॉर्मेशन निकलवाने की जिम्मेदारी लेता है। हिगुरमा इस सो केयरिंग कि वो अपने ऑफिस से निकलते हुए शिमिजू को कीतो की कैट का ख्याल रखने को भी कहता है, सिंस वो उसी बिल्डिंग में इन्वेस्टिगेट कर रही होगी। अब शिमिजू अपनी सहेली से मिलती है कैफे, जहां वो अपनी करंट सिचुएशन वेंट आउट करती है। उसे लगता है कि पब्लिक डिफेंस पर आगे ही इतना थोड़ा कमीशन मिलता है जबकि काम उन्हें इतना ज्यादा करना पड़ता है, और सेकेंडली उनके लॉ में सेंटेंस को सस्पेंड भी नहीं कराया जा सकता, यानी कि कीतो जैसे क्रिमिनल्स जिनको डेथ सेंटेंस मिली है वो लोग किसी सूरत नहीं बच सकते। लिहाजा उसे कोई दिलचस्पी नहीं कीतो के केस में और ना ही उसकी पूरी बिल्डिंग के रेजिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करने में, सिंस पब्लिक उसे पहले ही गिल्टी मान चुकी है। उसकी सहेली ये सब सुनकर हिगुरमा से प्राइवेटली मिलती है। एक टर्न आउट वो हिगुरमा की पुरानी कॉलीग है, वो उसे उसके पास्ट केस के बारे में याद दिलाती है, फिर ही डिफेंडेड एन एक्चुअल क्रिमिनल बाय मिस्टेक, क्योंकि उसे सब ही इनोसेंट लगने लग जाते हैं। एंड दैट वन टाइम जहां उसी का क्लाइंट उस पर लैश आउट करने लग गया था। वो उसे बोलते हैं कि अपनी पास्ट की गलतियों से कुछ सीखो एंड क्विट बीइंग अ क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी। वो उसे ये भी कहती है कि उसे मालूम है कि वो कमजोर और उन लोगों की आवाज बनना चाहता है जिनकी कोई आवाज नहीं, मगर वो सिर्फ एक लॉयर है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकता है, क्योंकि फैसला तो प्रोसिक्यूटर्स इन अदालत ही सुनाती है। इंडिया प्रोसिक्यूटर की जेब भी गवर्नमेंट अच्छी भरती है, जिससे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन आसानी से करते हैं, जबकि डिफेंस अटॉर्नीज को ऐसे लोगों को डिफेंड करना पड़ता है जिनके पास ना ही पैसा होता है ना ही मेंटल स्टेबिलिटी। इन सब के बावजूद हिगुरमा अपने क्लाइंट्स की साइड लेते हुए कहता है कि वो उनकी परेशानी को समझ सकता है, रिलेट कर सकता है, इसीलिए उसे कभी बुरा नहीं लगता अगर वो उसके साथ कभी बुरा सलूक कर भी नहीं तो। उसकी कॉलीग पूछती है कि इस सब प्रेशर की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ का क्या होगा आखिरकार, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं होता हिगुरमा के पास, यानी कि द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिगुरमा शिमिजू के साथ कीतो की रेजिडेंस के आसपास ही होता है इन्वेस्टिगेशन का रहा। वहाँ उसे स्ट्रीट कैमरास नजर आते हैं जिनकी फुटेज के थ्रू वो कीतो को इनोसेंट प्रूव करवा देता है कोर्ट में, क्योंकि फुटेज कंफर्म कर देती है कि कीतो बाजू वाले स्टोर में बैठा हुआ खाना खा रहा था जब मर्डर हुआ। शिमिजू खुश हो जाती है एक पल के लिए, मगर हिगुरमा एकदम डिप्रेस हो जाता है क्योंकि उसे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से पता है कि प्रोसिक्यूटर्स अपील करके तब तक रीट्रायल्स करवाते रहेंगे जब तक कीतो को डेथ सेंटेंस ना दिलवा दें। दिस थॉट टेक्स अ टॉल ऑन हिज मेंटल हेल्थ। वो और शिमिजू कीतो को जेल फिर से विजिट करने जाते हैं, जहां शिमिजू हल्के फुल्के जोक्स करके टेंशन खत्म करने की कोशिश करती है सिंस मैटर सीरियस हो गया है। कीतो हिगुरमा का शुक्रिया अदा करता है, मगर हिगुरमा बहुत ही मस्कीन शक्ल बनाकर कहता है कि अभी शुक्रिया अदा मत करो उसका, सिंस दे हैव टू गो थ्रू विद द रीट्रायल। कीतो रोते हुए कहता है कि वो शुक्रिया उसकी सर्विस का नहीं अदा कर रहा बल्कि इस बात का कर रहा है जहां सारी पब्लिक उसके खिलाफ हो गई है, वो वाहिद है जिसने उसका बिलीव किया। अब सीन्स बढ़ते हैं दूसरे ट्रायल की तरफ, जहां प्रोसिक्यूटर्स अपनी पॉलिटिकल पावर यूज करते हुए वर्डिक्ट उल्टा करवा देते हैं और कीतो को डेथ सेंटेंस दिलवा ही देते हैं आखिरकार, विदाउट सबमिटिंग एनी न्यू एविडेंस, यानी कि जज सिर्फ उनकी एक्यूजेटरी स्टेटमेंट पर कीतो को डेथ सेंटेंस दे देता है। मिड ट्रायल हिगुरमा रियलाइज करता है कि तीसरा ट्रायल बहुत ही मुश्किल है सिंस कीतो गिल्टी प्रूव कर दिया गया है, जिससे उसे लगता है कि सब कुछ पहले ही फिक्स हुआ था, यानी कि ये पहले ही तय था कि कीतो को कोर्ट में गिल्टी प्रूव किया जाएगा, इनोसेंट नहीं। इस दौरान हिगुरमा को अपनी कॉलीग के साथ की जाने वाली बातें दोबारा याद आती हैं, जिनमें वो एडमिट करता है कि उसे कोई हीरो कॉम्प्लेक्स नहीं है कि वो वीक को प्रोटेक्ट करे, मगर ये उसकी एक बुरी आदत है। जब कोई भी गलत चीज उसकी आंखों के सामने हो रही हो तो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, और यही आदत उसे ले डूबी है। वो ये भी डिस्कस करता है कि गॉडेस ऑफ जस्टिस अपनी आंखों पर पट्टी बांधती है ताकि उसका फैसला एकदम फेयर हो, जबकि लोग बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं ताकि वो लोग अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर सके। अब भाई ने बात तो एकदम पते की है और वो भी बहुत ही इम्पैक्टफुल। लोगों की हरकत की वजह से वो कभी भी नहीं रोक सकता अपनी आंख को जब उसके सामने बुराई हो रही हो या कोई मददगार अपना हाथ उसके आगे फैला रहा हो। जब वो इन बातों को रियलाइज कर रहा होता है तो किंजाकू शिबुया इंसिडेंट के दौरान अपनी मैसिव कर्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से हिगुरमा जैसे परेशान और डेस्परेट लोग अपनी अपनी कर्स टेक्निक्स अवेक कर लेते हैं। कोर्ट में वो अचानक से गुस्से से जज का हैमर अपने टेबल पर मारता है और सबको कहता है कि वापस आओ, वी आर हैविंग अनदर रीट्रायल। इसी दौरान उसकी कर्स टेक्निक अवेक होती है और उसका शिकिगामी उसके पीछे स्पॉन होता है जिसका नाम जजमैन है। ये इतना पावरफुल शिकिगामी है कि मेगुमी का शिकिगामी इसके
इसके सामने मच्छर का पाद लगता है। इस केस को छोड़ के हिगुरुमा कलिंग गेम में चला जाता है। यहाँ से सीन्स दोबारा कलिंग गेम की ओर आते हैं, जहाँ रेमी और अमाई दोनों हिगुरुमा की अलग अलग लोकेशंस बताते हैं यूजी एंड मेगुमी को, यानी इनमें से कोई एक गलत है, यानी इम्पोस्टर है। इतने में ही हम एक डेंजरस प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम रेजी है। वो सुकुना के दौर का इवल सोर्सर है जिसे केंजाकू ने दूसरा जन्म देकर इस गेम में ऐड कर दिया है। वो फिलहाल वेट कर रहा है कि उसकी अपॉइंट की हुई लड़की कब यहाँ बकरा लेकर आएगी उसके लिए, यानी कि इम्पोस्टर रेमी ही है जो कि फिलहाल मेगुमी के साथ है। दूसरी तरफ हमें अमाई का पास दिखाया जाता है, जहाँ वो एक मोटे लड़के को बुली होता देख रहा होता है। वो खुद कुछ नहीं करता उसकी मदद के लिए, बल्कि वेट करता है कि कब वो मोटा बर्दाश्त करना बंद करे और अपने आप को खुद डिफेंड करे बुलीज के अगेंस्ट। इतने में ही यूजी वहाँ आ जाता है। अमाई ने पिछले एपिसोड में यूजी को बताया था कि यूजी उसी के स्कूल से है, मगर यूजी को याद नहीं आती है बात। उसे अमाई इसलिए नहीं याद क्योंकि वो अमाई के साथ से ही गुजर के मोटे लड़के को बुली से बचाता है और बुलीज की खूब धुलाई करता है। अमाई की तरह खड़े होकर तमाशा नहीं देखता। वो बुलीज को मारकर वहाँ से चला जाता है, which leaves an impression on अमाई, और अब वो भी यूजी की तरह बनना चाहता है। लिहाजा ही इज अ गुड पर्सन जो यूजी को हिगुरुमा की एग्जैक्ट लोकेशन पर ले जाता है, रिवीलिंग दैट हिगुरुमा की बेस एक थिएटर है। दूसरी तरफ रेमी बहला फुसलाकर मेगुमी को अपनी बेस में ले जाती है, ये बोलते हुए कि वहाँ से हिगुरुमा तक पहुंचना ज्यादा आसान है। बैक टू अमाई साइड, वो यूजी को बताता है कि उसे हिगुरुमा से बहुत डर लगता है क्योंकि हिगुरुमा पिछले 12 दिनों में उसके प्रोपेलर वाले दोस्त की काफी बार धुलाई कर चुका है। यूजी को ये सुनकर हंसी आ जाती है क्योंकि उसने भी कलिंग गेम में आते साथ ही उस प्रोपेलर वाले दोस्त की धुलाई की थी। अब यूजी अमाई को बाहर ही रहने को बोलता है और वो थिएटर के अंदर चला जाता है। दूसरी साइड रेमी मेगुमी को बेस में लाती है, जहाँ रेजी पहले ही उसका इंतजार कर रहा होता है। मेगुमी बिना टाइम वेस्ट किए अपने शिकिगामी स्पॉन करता है। सीन्स हिगुरुमा की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसका बाथटब वाला सीन फाइनली इतने इंतजार के बाद एनिमेट होता है। वो थिएटर के स्टेज पर एक बाथटब में कपड़ों समेत लेटा होता है, which goes to show कि he is a complete changed person now। यूजी को देखने पर वो अजीब बातें चालू हो जाता है और बताता है कि अब उसके लिए कुछ भी नहीं मैटर करता और वो अपने आप को चैलेंज कर रहा है टू डू थिंग्स जो कि वो नॉर्मली कभी भी ना करे। ये बंदा इस हद तक सत्या गया है कि गेम में वो 20 लोगों को कत्ल भी कर चुका है और 100 पॉइंट्स भी बना चुका है। यूजी को मेगुमी की बात याद आती है कि उन्होंने सिर्फ आज के दौर के सोर्सर्स को ही अप्रोच करना है। उसे रियलाइज होता है कि हिगुरुमा की कर्स टेक्निक अभी गेम में ही एक्टिवेट हुई है, इसलिए वो उससे साफ मुद्दे की बात पर आता है। दूसरी तरफ रेजी मेगुमी का टाइम वेस्ट करता है ये पूछते हुए कि क्या उसे मालूम है कि कलिंग गेम है भी क्या चीज। मेगुमी जल्दी में उसे बताता है कि उसे मालूम है कि कलिंग गेम केंजाकू ने चालू की है ताकि वो लोग उन जैसे प्लेयर्स के थ्रू इतनी कर्स्ड एनर्जी इकट्ठी कर सकें, वो पूरे जापान के लोगों को सोर्सर बनाकर दुनिया का सबसे बेहतर एंड सुपीरियर मुल्क बन सके। अभी वो टेंगन की बातों से नहीं बताता और ये बात राज ही रखता है कि टेंगन ने उन सबको बताया हुआ है कि केंजाकू टेंगन को इस्तेमाल करके सारी पॉपुलेशन को सोर्सर बनाने की सोच रहा है। रेजी उसके लिए तालियां बजाता है और पूछता है कि वो तो केंजाकू को भी जानता होगा फिर अगर उसे सब कुछ पता है गेम के बारे में। दूसरी तरफ यूजी हिगुरुमा से मदद मांगता है कलिंग गेम रुकवाने के लिए। वो हिचकिचाते हुए बोलता है कि वो यूजी लोगों को उसके 100 पॉइंट्स यूज करने दे ताकि वो रूल ऐड करवा के किलिंग वाला रूल निकलवा सके, क्योंकि इट्स इनह्यूमन टू किल वन अनदर फॉर पॉइंट। हिगुरुमा यूजी को अपने पॉइंट्स इस्तेमाल करने से मना कर देता है और बोलता है कि उसे इस गेम में एक्चुअल पोटेंशियल नजर आ रहा है, यानी कि गेम का मकसद उसे समझ आ रहा है और गेम के रूल भी एकदम गॉडेस ऑफ जस्टिस की तरह फेयर है, जिसकी वजह से वो इस गेम को राइटफुली तरीके से खेलेगा और किल्स देकर पॉइंट्स बनाएगा। दूसरी तरफ रेजी मेगुमी को बताता है कि जिसने भी उसे कलिंग गेम के बारे में बताया है गलत बताया है, क्योंकि कलिंग गेम का मकसद कर्स्ड एनर्जी कलेक्ट करना नहीं है। शायद ये चीज प्लान बी और प्लान सी हो, मगर मेन प्लान कभी भी नहीं। उसे ये बात झूठी 3 रीजंस की वजह से लगती है। रीजन 1 इज नंबर ऑफ प्लेयर्स, रीजन 2 इज द स्ट्रेंथ गैप बिटवीन द प्लेयर्स एंड रीजन 3 इज बैरियर रूल्स। वो अपने आप को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एस्टिमेट लगाता है कि अगर 1000 लोग भी 10 कॉलोनीज में इक्वली डिवाइड किए जाए तो हर कॉलोनी में सिर्फ 100 प्लेयर्स होंगे, जिनमें पुराने और पावरफुल सोर्सर्स भी होंगे जैसे कि काशिमो, या फिर न्यू सोर्सर्स होंगे लाइक हिगुरुमा जो कि बाकी लोगों से काफी ताकतवर है। रेजी मेगुमी को बताता है कि इन दोनों ने ही फिलहाल मिलकर 60 लोगों को मार दिया है, तो सोचो हर कॉलोनी में इन जैसा एक न एक सोर्सर तो जरूर होगा और वहाँ के क्या हालात होंगे। यानी इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि वीक प्लेयर्स पहले ही मारे जाएंगे पॉइंट्स के चक्रों में। ओनली स्ट्रॉन्ग सोर्सर्स लाइक हिगुरुमा एंड काशिमो विल गेट टू एडवांस। मेगुमी रेजी को बताता है कि इस बात का उसे पहले से ही डर था और रेजी मेगुमी की अटेंशन में दूसरी ये बात लाता है कि बैरियर्स सबको ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग कॉलोनीज में भेज रहे हैं ताकि सब लोग एक ही जगह इकट्ठे न हो जाए। इस दौरान कुछ लोगों की कर्स टेक्निक्स की सेकंड अवेकनिंग हो रही है और कुछ लोग मारे जा रहे हैं। रेजी मेगुमी को कहता है कि अब खुद ही अंदाजा लगा लो, अगर गेम का मकसद कर्स्ड एनर्जी बनाना होता तो इस गेम में इतनी आसानी से इतने ज्यादा सोर्सर्स क्यों मर रहे होते। अगर गेम का मकसद कर्स्ड एनर्जी कलेक्ट करना होता तो वो ऐसे रूल्स न बनाती कि अच्छे से अच्छा सोर्सर ज्यादा से ज्यादा देर तक लड़ाई करे ताकि उनकी रिलीज होने वाली कर्स्ड एनर्जी को गेम कलेक्ट कर सके। दूसरी तरफ हिगुरुमा कलिंग गेम के रूल्स को जस्टिफाई करता है। वो मानता है कि ये थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स मेथड है, मगर उसे ये बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से अच्छी लगती है कि यहाँ कोई प्रोसिक्यूटर्स और जजेस नहीं बैठे जो अपनी मर्जी चलाएं और फैसले सुनाएं, बल्कि यहाँ जैसी करनी वैसी भरने वाला सीन है, जो कि हिगुरुमा की नजरों में फाइनली जस्टिस प्रिवेल करती है, क्योंकि मॉडर्न लॉ ने तो उसे एकदम फेल कर दिया है। अब वो यूजी को फाइट के लिए चैलेंज करता है। हिगुरुमा की स्ट्रगल और डेस्परेशन ने उसे इतना स्ट्रॉन्ग सोर्सर बना दिया है कि उसकी कर्स टेक्निक एक्टिवेट होते ही वो अपनी डोमेन को एक्सपेंड करना चालू हो गया है, जिसका नाम डेडली सेंटेंसिंग है। उसकी डोमेन में भी अदालत का सेटअप लगता है जिसमें यूजी को वो तख्तने में खड़ा कराता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है।